हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया था। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का आपको इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें आपको मैं जो टॉपिक बताया था एक बार उसको टॉपिक का नाम बता देता हूँ, क्या क्या आपको पढ़ाया था। मैं बताया था आपको रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया था। और आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में आपको ये बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। जिसमें आपको ये बताया था, ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरली used by the cells for the respiration in the absence or deficiency or unavailability of the carbohydrates, cells going to take in respiration fats, proteins and organic acids. तो अब आज हम लोगों ने आपको ये भी बता दिया था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of oxygens. There are 2 types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration, and respiration is also 2 types on the basis of respiratory substrate. जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूज किया जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्लोरेटिक रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन को यूज करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था ग्लाइकोलिसिस। मीन्स हम लोगों को पढ़ना है रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसमें हम लोग को पढ़ना था ग्लाइकोलिसिस। हम लोग ग्लाइकोलिसिस को इस टर्म से ही समझ लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस ये मेनली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइकोस एंड लिसिस। ग्लाइकोस मीन्स होता है शुगर एंड लिसिस मीन्स होती है स्प्लिटिंग और breakdown of sugar in the cytoplasm of the cell is called glycolysis, है ना। ग्लाइकोलिसिस ये एरोबिक और एनारोबिक बोथ ऑर्गेनिज्म में ये कॉमन होता है। एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में दोनों में कॉमन होता है। अगर ये हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस अगर कॉमन है तो ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल पाथवे है। बट इन केस ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली इन रेस्पिरेशंस। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रेस्पिरेशन हो जाता है, उसके बाद कोई उसमें प्रोसेस नहीं होती है। जैसे कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशंस में ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड्स होता है वो क्रेब्स साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फर्दर वो जो इससे जो आपको NADH और FADH बनती है उसका फर्दर उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है जिससे ATP बनता है। बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस ही होता है, उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होता है जब वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म के केस में बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन और पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। किसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स। ग्लाइकोलिसिस ये कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है इन प्रोटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म of the cell, cytoplasm of the cells. ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 सीरीज ऑफ बायोकेमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 10 बायोकेमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। बायोकेमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शंस मींस यहाँ पे सारे स्टेप्स में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उस रिएक्शंस को कराने के लिए।
तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस का स्टेप्स। ग्लाइकोलिसिस का स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस को हम लोग दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम लोग दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं, टू फेज में। फर्स्ट फेज क्या होगा? फर्स्ट फेज आपको मैं बताऊं 10 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट फेज में आपका फर्स्ट फेज 1 to 5 स्टेप्स होता है, एंड सेकेंड फेज में 6 to 10 स्टेप्स। हम लोग फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फेज को एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज मीन्स आपके जो 1 to 5 स्टेप्स में ग्लाइकोलिसिस के, इसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे एनर्जी खर्च होंगे। एनर्जी जब खर्च होंगे तो एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में दिया जाता है? एटीपी यहाँ पे अपना फॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी को देता है। तो इसलिए हम लोग ग्लाइकोलिसिस को हम लोग यहाँ पे इस फर्स्ट पेज को ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज भी बोलते हैं। इसको ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम आप बोल सकते हो, इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हो। प्रिपरेटरी फेज। जबकि जो सेकेंड फेज होता है, जो 6 to 10 स्टेप्स जो होते हैं इसमें, इसको हम लोग पे अप फेज बोलते हैं। पे अप फेज इसको बोलते हैं। और इसको एनर्जी कंजर्विंग फेज भी बोलते हैं। इसको एनर्जी कंजर्विंग फेज मीन्स इस फेज में आपको सेकेंड फेज में यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, इसलिए इसको पे ऑफ फेज बोलते हैं। और कंजर्विंग मीन्स यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो इसको एनर्जी कंजर्विंग फेज भी बोलते हैं। अब हम लोग इसको ग्लाइकोलिसिस का स्टेप, तो ग्लूकोज का सेल में ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में एक बार मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, फिर इसके बाद एंजाइम बताऊंगा। पहले एक बार स्टेप देख लो। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। फिर इस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फॉस्फोरिलेशन होता है, तो ये बन जाता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का जब फॉस्फोरिलेशन होता है तो ये बन जाता है फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। फिर ये फ्रक्टोज 1,बिस-फॉस्फेट क्या होता है? ये इसका क्लीवेज होता है। ये क्लीवेज ब्रेक डाउन करता है, तो ये बनाता है 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। 2 मॉलिक्यूल्स अब 3 कार्बन बनते हैं, जिसमें आपको डाइहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। डाइहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये डाइहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ये फर्दर ग्लाइकोलिसिस में नहीं जा सकता है, तो इसका क्या होता है? आइसोमराइजेशन होकर ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको 3PGL यानी 3 पागल बोल सकते हो। 3 पागल इस तरह से याद करने का एक ट्रिक भी समझ जाओ। 3 पागल में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फिर से यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स में।
और ग्लिसरिक एसिड्स में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन के साथ साथ यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है। इसके बाद 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स, ये यहाँ पे एक फॉस्फेट का रिमूवल होता है और ये एक फॉस्फेट का जब रिमूवल होता है तो ये बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको ये भी लिख सकते थे 1,3-PGA, यानी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स। और ये यहाँ पे जब एक फॉस्फेट का रिमूवल हो जाता है तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स का यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो जाता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का आइसोमराइजेशन होकर 2 नंबर कार्बन पे आ जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है तो ये बन जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। फिर फर्दर फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड से फॉस्फेट का रिमूवल होता है तो यहाँ पे ये बन जाता है पाइरुविक एसिड्स, पाइरुविक एसिड्स। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम यहाँ पे वर्क किया है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्जन होता है और ग्लूकोज का जो फॉस्फोरिलेशन करता है उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ये एटीपी से एक फॉस्फेट को लेता है और एक ग्लूकोज में ऐड कर देता है। जब ग्लूकोज में ऐड कर देता है तो क्या बन जाता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है यहाँ पे और एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है। मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप है, जबकि फ्रक्टोज कीटोनिक कंटेनिंग होता है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइज करता है, उस एंजाइम का नाम है ग्लूको आइसोमरेज आइसोमरेज। फिर इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है बाय द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन करता है और ये एटीपी से एक फॉस्फेट को क्या करता है, इस फ्रक्टोज के 1 कार्बन पे इसको फॉस्फेट को ऐड कर देता है, जिससे इसका नाम पड़ जाता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। फिर इस फ्रक्टोज 1,बिसफॉस्फेट का क्या होता है, ये इसको एक एंजाइम एल्डोलेज ये क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को 2 मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में इसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिसका नाम होता है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट फर्दर ही ग्लाइकोलाइसिस में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका ग्लाइकोलाइसिस में इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, इसलिए इसका कन्वर्जन हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में जो एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है, इसको आइसोमरेज करता है, यहाँ पे एक्चुअली डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का यहाँ पे आइसोमराइजेशन होता है। जो एंजाइम यहाँ पे इसको आइसोमरेज करता है उसका नाम है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। फिर फर्दर इस 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का इसका आगे फर्दर ग्लाइकोलाइसिस में इसका स्टेप चलेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स में यहाँ पे कन्वर्जन होता है बाय द एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज।
ये क्या करता है, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इसमें ऐड करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होता है, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। मीन्स यहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप्स होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन का, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप्स होता है, ये ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। फिर 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड से क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फेट का रिमूवल होता है, और यहाँ पे जो फॉस्फेट यानी फॉस्फेट क्या है, वहाँ ये हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स। इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स में 1 नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट है ना, ये हाई एनर्जी कंटेनिंग होता है। ये क्या करता है, ये अपना फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है एडीपी को, जिससे ये एटीपी में इसका एनर्जी कंजर्व हो जाती है। और जो यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है उसका नाम है ग्लिसरो फॉस्फेट काइनेज। फिर ये काइनेज ये क्या कर दिया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 1 नंबर कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया। फिर इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स का आइसोमराइजेशन हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स में। जो एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है उसका नाम है म्यूटेज। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स का यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, और जो यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है उसका नाम है इनोलेज। उसका नाम क्या है, इनोलेज है। फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड्स का पायरुविक एसिड्स में कन्वर्सन हो जाता है, और यहाँ भी क्या होता है, एक एटीपी का सिंथेसिस होता है, और जो यहाँ पे आपके जो फॉस्फेट था उसका रिमूवल होता है, और एडीपी इस फॉस्फेट को लेकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एंजाइम यहाँ पे इसको फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड्स को पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है पायरुवेट काइनेज। ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है, जो यहाँ पे PFK है, ये एक रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं ये रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, इस ग्लाइकोलिसिस को पूरे कंट्रोल करते हैं। फर्दर इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग कहाँ पे कितना एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, NADH बना है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।